भाई नौकरी नहीं लग रही, लगेगी क्या? आप परेशानियां कितनी झेलोगे, कितना इजीली काम होगा, रमल बहुत आसानी से बताता है। 16 नंबर का और पासों का क्या रिलेशन है रमल से? 500 के रूप में आकाश तत्व से उत्तर आता है और हम उसे डिकोड करते हैं। चोरी किसने की, तो उसका हुलिया सामने आ जाएगा शकी के द्वारा। किस लोक से आए हो, किस लोक में जाओगे, उसका पूरा वर्णन दे रखा है। रमल में मेन प्रेडिक्शन का सीक्रेट क्या मानते हैं आप? जो प्रश्न करता है वो ईमानदार होना चाहिए, उत्तर देने वाला है वो भी ईमानदार होना चाहिए। आपका स्टूडेंट है, उसको आप कौन से मंत्र का आराधना करने के लिए आप बोल? हाँ, जो इसका मूल मंत्र है वो बड़ा चमत्कारिक है। ये शक्ल अगर आती, दुनिया नेगेटिव बोलती नहीं, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है। प्रश्न का प्रकार बदलता है, हमारी उस शक्ल का मतलब बदल जाता है। कोई कहे कि साहब ये बहुत गंभीर बीमारी, जीवित बचेगा या नहीं बचेगा, इसका आंसर भी मिल जाता है। मिलते उससे मिलता है। डिविनेशन टॉक्स के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आज ऐसी भविष्य कथन या फल कथन की विधा के बारे में, जिसके बारे में संभवतः आपने सुना हो या ना सुना हो। उस विधा का नाम है रमल या जियोमेंसी। मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल से ये विधा बड़ी ही प्रसिद्ध रही है। अभी इसके बहुत ज्यादा विद्वान तो नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे जयपुर शहर में पिछले काफी वर्षों से इस विधा पर रिसर्च करके उस पर एक बहुत शानदार जिन्होंने पुस्तक भी लिखी है, ऐसे हमारे महान विद्वान आचार्य अनुपम जोली जी के साथ आज हम इसी विधा पर पॉडकास्ट कर रहे हैं। भाई अगर रमल में रत्ती भर भी इंटरेस्ट रखते हो या नहीं भी रखते हो ना, तो जरूर इस पॉडकास्ट को देखना, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ इस पॉडकास्ट को देखने के बाद में रमल या जियोमेंसी से संबंधित आपके मन में जितने भी प्रश्न है ना, एकदम क्लियर हो जाएंगे। और अच्छा वीडियो लगे है ना तो कमेंट भी करना, और इसको वीडियो को पॉडकास्ट को लाइक भी करना और हाइप भी करना। सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं अनुपम जी आपका हमारे जो है पॉडकास्ट चैनल पर। अभिवादन, नमस्कार। धन्यवाद सुधाकर जी, आपका तो वैसे ही पॉडकास्ट बहुत अच्छा है जी, और आपके माध्यम से लोगों के पास बहुत अच्छी नॉलेज आ रही। देखिए आपने अभी हमारे साथ पिछला पॉडकास्ट किया और हमको पहले महीने में ही मोनेटाइज होने में आपके पॉडकास्ट ने बहुत चमत्कारिक, बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस किया है। और मैं आशा करता हूं कि ये जो रमल से संबंधित आज जानकारी आप देने वाले हैं ना, क्योंकि देखो मुझे आज बहुत ज्यादा उत्सुकता है। मैं भी बचपन से रमल रमल सुनता आया हूँ, लेकिन आज जो है मतलब मेरे मन में इतने सारे प्रश्न है कि मैं सारे आपसे पूछ लूंगा। और मान करके चलें कि जो हमारे दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ना, इस विधा से संबंधित उनके मन में भी कोई जो है आज के बाद में प्रश्न नहीं रहने वाला है। निश्चित रूप से। तो देखो सबसे पहले शुरुआत में जो जिज्ञासा होती है, मैं बाल मन से प्रश्न पूछता हूँ कि रमल या जिसको जियोमेंसी कहते हैं, ये नाम से जो है ना, मैंने एक रमल नाम किया उर्दू जैसा आया, जियोमेंसी बोला इंग्लिश जैसा आया। भाई ये विधा कहाँ की है? भारत की है, पश्चिमी देशों की है या अरब देशों की है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये पूरे विश्व की है। परंतु अगर आपने जो शब्द बोला कि रमल मुझे मतलब अरेबिक लगा और जियोमेंसी मुझे इंग्लिश लगा, वो इसलिए लगा क्योंकि ये इस विद्या का नाम कुछ और था। इस विद्या का नाम था रमणक विद्या। रमणक? हाँ, अरे क्या बात। रमन होता है मौज मस्ती जी और रमणक होता है खिलौना। संस्कृत में रमणक का मतलब होता है खिलौना, जी, जो खिलौने से उत्तर दे रहा हो। क्या बात। तो रमणक विद्या थी, कुछ जगहों पे इसे पाशक विद्या भी कहा गया। जी, पाशक का मतलब 4 पासों को एक लोहे की छड़ में आपने बांध दिया, तो पाशक विद्या और रमणक विद्या के नाम से भारत के अंदर प्रचलित थी। पर मुगल काल में इसका नाम रमल पड़ गया। रमल रेत को कहते हैं अरबी भाषा में। रमल मतलब रेत। रेत। ओके। इसके भी कहानियां बहुत सारी। जी जी, तो सबसे पहले छोटी सी कहानी सुना के शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छी है, प्यारी सी कोई कहानी है। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती खेल खेल में मौज मस्ती के कर रहे थे और पार्वती जी अंतर्ध्यान हो जाती है, गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ऐसे में भगवान शिव बहुत व्याकुल हो जाते हैं, उनको सब जगह खोजते पर मिलती नहीं है। उनकी चिंताओं को देखकर उनके मानस पुत्र भैरव उनके सामने आते हैं और जिस रेत की बात करें, मिट्टी की बात करें, उस मिट्टी पे अपनी चारों उंगलियों को ऐसे गड़ाकर 4 बिंदु बनाते हैं। अच्छा। और फिर उसके बगल में 4 बिंदु बनाते हैं बिल्कुल। और भगवान शिव से कहते हैं कि इन बिंदुओं में आप मतलब भगवती को आप खोज सकते हो, इसका आशय जानकर। तो भगवान शिव तो खैर देवों के देव भी हैं और हम कहते हैं कि आदि गुरु हैं, आदि योगी हैं। तो उन्होंने तुरंत उसका आशय समझा और सप्तलोक में तारा सुंदरी के रूप में भगवती को प्राप्त किया। तो वहां से कहते हैं रमल की उत्पत्ति हुई। तो जो आपने अरेबिक शब्द बोला, रमल का मतलब अरब में रेत होता है जी, पर यहाँ पर मतलब ये एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। संस्कृत कॉलेज में आज ज्योतिष का डिग्री मिलती है, बिल्कुल। उसमें हर प्रकार के बुक्स हैं, किताबें जो प्रिस्क्राइब्ड है। तो उस कोर्स के अंदर एक
किताब है ताजिक नीलकंठी। बिल्कुल है। आप बड़े हैरान हो गए, संस्कृत की पुस्तक है। बिल्कुल। उसमें वर्ष कुंडली, प्रश्न कुंडली, इस प्रकार के सारे गणित है। बिल्कुल। पर उसमें जो शब्द है ताजिक, वो आपको भारतीय नाम नहीं लगेगा। बिल्कुल। नीलकंठी भगवान शिव को कहते हैं जी। ठीक है ना। दूसरी बात यह, और मैं इधर बताता हूँ, जब ताजिक नीलकंठी की बात करते हैं उसके अंदर जब पढ़ते हैं तो उसमें योगों के नाम है इकबाल, इत्शाल, वो वर्ष फल से संबंधित जो बिल्कुल 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 जी, है ना, जिसमें सूर्य की डिग्री से जो वर्षफल होता है उसके अंदर। तो जब नाम इकबाल इत्शाल है, संस्कृत का ग्रंथ है, नीलकंठी भगवान शिव को कहते हैं, और सिर्फ भारतवर्ष में ही पढ़ा जाता है, संस्कृत कॉलेज में ज्योतिष में पढ़ा जाता है, ज्योतिष के गुरुकुल में पढ़ा जाता है, तो उसका अरब तक कोई लेना देना नहीं है। परंतु क्या था कि कुछ ग्रंथों को शायद बचाने के लिए कुछ इस प्रकार की कार्यविधि हुई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। एक किताब है रमल गुलजार, उर्दू की किताब है, और वो बीरबल ने लिखी है ना, अकबर बीरबल ने लिखी है, और बीरबल ने लिखी है, और उसके जो उपाय हैं वो उसमें आते हैं दुर्गा जी, हनुमान जी और भगवान शिव। बीरबल का महेश जी नाम है उनका, वो तो हिंदू ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वक्त के हिसाब से जैसी भाषा, आज अगर आप कोर्ट में चले जाओ तो कोर्ट में आपको लैंग्वेज मिलेगी उर्दू और इंग्लिश। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल उर्दू के में बिल्कुल रमल में भी वो शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे दाखिल, साबित, खारिज, ये शब्द रमल के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ये कोर्ट में भी होते हैं। और हम उस डिवाइन कोर्ट की बात करते हैं, वहां भी हम कहते हैं कि अगर आप पूछते हो मेरा मकान कब बनेगा जी, तो हम मकान की फाइल उस डिवाइन कोर्ट में डालते हैं, और फिर वो अगर खारिज हो जाती है, साबित हो जाती है, उससे हमें उत्तर मिल जाता है। तो भाई अनुपम जी ने देखो, सबसे पहला जो है ना, मेरी बहुत एक क्वेरी थी कि भाई ये जो रमल विद्या आई कहाँ से, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि ये हमारे भारत की ही एक प्राचीन विधा है जो आई। पहले हम इसे रमनक नाम से जानते थे, फिर ये रमलिया जियोमेंसी नाम से फेमस हुआ, तो उसके लिए तो चलिए बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, बढ़िया है। अब मुझे एक बात बताएं, जैसे ज्योतिष का बेस होता नवग्रह, वैसे ही रमल विद्या का बेस हुआ पाशे, जैसा आपने मुझे बताया था। तो ये जो पाशे होते हैं, इसमें 4 तरह के पाशे होते हैं, उनके 4 शेप मिला के 16 उनकी शक्लें हो गई, मतलब 16 शक्लें हो गई, ऐसा आपका बेस है जो मैंने सुना है। तो आप मुझे बताएंगे कि ये पर्टिकुलर ये 16 नंबर का और पासों का क्या रिलेशन है रमल से? मैं इसका उत्तर बड़ा अच्छे से दूंगा और उस दर्शकों को मजा भी आएगा, पर उससे पहले जियोमेंसी शब्द भी बता देता हूँ। जियो लैंड को कहते हैं, जमीन को कहते हैं, और मेंसी रहस्य को कहते हैं, ये ग्रीक वर्ड है। तो जमीन से रहस्य निकल, तो यहाँ पर भी वो मिट्टी जमीन का संबंध आ गया। अब आपने कहा कि जो पासे के डॉट्स हैं और मतलब उससे 16 शक्लें बनती हैं जी, तो हमारे जो चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। बिल्कुल। तो जो रमल रहस्य ग्रंथ है, हालांकि उसका हिंदी अनुवाद अभी तक नहीं हो पाया, मेरी भाषा में है रमल संस्कृत में। संस्कृत। रमल रहस्य संस्कृत का ग्रंथ है, करीब 500 पेज का ग्रंथ है जी, उसके पहले पहले चैप्टर के अंदर ही आपकी 16 शक्लों में चंद्रमा की 16 कलाएं पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक दे रखी हैं। क्या मतलब हर शक्ल का एक कला से संबंधी है। और दूसरा आपका प्रश्न था एक तो 16 क्यों, और आपने पूछा ये डॉट्स और ये क्या लाइन ये है क्या। जी, आपको मजेदार बताता हूँ, ये जियोमेंसी शायद विश्व की पहली विद्या होगी जो उंगली से मिट्टी पे लिखकर बना सकते, मतलब उत्तर दे सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ग्रहों, नक्षत्रों, तारों को ढूंढना, उसमें हमारे ऋषियों ने जो भी कैलकुलेशन अंतर विद्या से प्राप्त किया होगा, पराशर मुनि जी के महान ग्रंथ के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और लगातार मुनियों की उसमें जननी से लेकर एक लंबी श्रृंखला है। पर कहने का मतलब ये है कि जब ये शक्लें बनती हैं, इन शक्लों की भी राशियां हैं, इन शक्लों में भी ग्रह तो 9 के 9 ग्रह, 12 की 12 राशियां इन शक्लों से बने हुए हैं। ज्योतिष का भी रमल से रिलेशन है। बिल्कुल, राहु केतु की एक एक शक्ल है और बाकी ग्रहों की 2-2 शक्लें हैं। तो इस प्रकार से 16 शक्लें हो जाती हैं। जी, अब जहां तक सवाल है, फिर मैं डिस्कंटिन्यू वापस हो गया। आपका प्रश्न था, हाँ, जो मैं उत्तर देना 16 शक्लों पे। 16 शक्लों पे। तो ये डॉट और लाइन मैंने कहा जीवन का पहला शास्त्र है, शायद बना होगा शायद। हमारा इस समय का शास्त्र क्या है? हमारा इस समय का शास्त्र है कंप्यूटर, बिल्कुल, और वो लेटेस्ट शास्त्र है। बिल्कुल। और उस लेटेस्ट शास्त्र की आपको पता है लैंग्वेज क्या है? बाइनरी है। बाइनरी है। वहां पर 0-1 की लैंग्वेज चलती है, और पूरे रमल की भी लाइन और डॉट की लैंग्वेज चलती है। 0-1। और वो जो शक्ल बनती है, जैसे पहली शक्ल जो बड़ी खूबसूरत शक्ल है, जो सबसे बृहस्पति की शक्ल है, उसे मतलब इसमें हाँ, आपने पूछा था ये कहाँ से आया, तो आपको मजेदार मैं बताता हूँ। मेरी एक पुस्तक है रमल ज्ञान। रमल ज्ञान में एक चार्ट बनाया मैंने, उसमें हर शक्ल का मैंने लैटिन, जैसे इंग्लिश ने की है वो नाम बताया, मैंने इंग्लिश का नाम बताया है, जी, संस्कृत का नाम बताया है, हिंदी का नाम बताया है, अरेबी का नाम बताया है, अरेबी नहीं फारसी, सॉरी,
फारसी कहाँ से कैसे हुआ वो भी बताता हूँ आपको। सिकंदर का नाम सबने सुना है? बिल्कुल। सिकंदर जिस भी देश में जाता था वहां के किसी ना किसी विद्वानों की बहुत इज्जत करता था, विद्वानों को साथ ले लेता अपने। तो एक ईरान के रमलगे थे सुरखाव जी। वो सुरखाव को अपने साथ रखता था। तो उसकी भी किताब है रमल सुरखाव। वो मतलब फारसी भाषा में है, तो फारसी अक्षर भी है। तो फारसी में लैयान शक्ल जो है वो है डॉट लाइन लाइन लाइन, ये बृहस्पति की शक्ल है जी। तो अब देखें कि इसको शिव जी से कैसे जोड़ते हैं। हमारे शिव जी के जो त्रिपुंडी की जो बात आती है, तो हमारे जो बिंदी और लाइनें हमारे माथे पे अंकित होती है और उससे हमारा एक तरह से सनातन बड़ा गौरवान्वित होता है। तो वही हमारा रमल है। तो जीवन का पहला शास्त्र जो डॉट और लाइन से बना है, और जो आज का आधुनिक शास्त्र है बाइनरी लैंग्वेज से बना है, जी। दोनों में बिल्कुल समानता है। दोनों में समानता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो ये आपका कहने का मतलब है कि जो 16 शक्लें हैं उसमें से ये पहली शक्ल ये बनी, ठीक है। हाँ तो अब चले पहले हम इससे रमल पे और आगे बातचीत शुरू करेंगे। हाँ जी। लेकिन हमें सबसे पहले आप ये 16 शक्लों का थोड़ा सामान्य परिचय बता दीजिए कि ये 16 शक्लें क्या होती है। ग्रहों से आपने इनका रिलेशन बताया और इनके अंदर शुभता और अशुभता भी, कौन सा अच्छा होता है कौन सा खराब है ये भी हाँ बताइएगा। देखिए, जो वैदिक ज्योतिष के नियम है ना, उससे बाहर कुछ नहीं है। पहली बात, इन 16 शक्लों में जब हर शक्ल में चार मतलब डॉट लाइन का कॉम्बिनेशन होता है, चार का, ये चार चार तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। हम मानते हैं कि आकाश तत्व में सब कुछ समाहित है। अगर हम वैदिक ज्योतिष में बात करें तो हमारी राशियां उनमें भी चार तत्व ही होते हैं। मेष, सिंह और धनु हमारी अग्नि तत्व की राशि है। तो इस प्रकार से हमारी तीन तीन राशियां चार तत्वों में विभाजित हो जाती हैं। तो हम मानते हैं कि जब हम प्रश्न करते हैं तो प्रश्न उस आकाश तत्व में जाता है और 500 के रूप में आकाश तत्व से उत्तर आता है और हम उसे डिकोड करते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। तो जो डॉट लाइन का जो सिस्टम है, जो आपने कहा शक्लें शुभता और अशुभता, 16 शक्लों के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो ये 16 शक्लें में सब कुछ समाहित है, हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर समाहित है। जी। तो अगर मान लीजिए किसी, जैसे आपने कहा कि क्या मैं पास हो जाऊंगा जी। और उत्तर आया यस, यस उत्तर आया, पर यस का मतलब ये नहीं होता कि पास होना ही काफी है। क्या आप अच्छे नंबरों से पास होंगे? क्या आप मतलब बिल्कुल ग्रेस मार्क से पास होंगे? या आपकी फर्स्ट डिवीजन होगी, सेकंड डिवीजन होगी, थर्ड डिवीजन होगी? तो ये इन शक्लों की क्वालिटी से पता लग जाता है। जी। मतलब जब आप उत्तर देते हो तो सिर्फ ये नहीं कह सकते हाँ तुम पास हो जाओगे। जी। पास किस विधि से होगे, तुम्हारी क्वालिटी और पास की क्वालिटी क्या होगी, वो इस शक्लों की क्वालिटी से पता चलता है। तो इस 16 शक्लों की अपनी एक अलग क्वालिटीज है और हर क्वालिटी से उसका एक नया रूप निकल कर आता है और उस रूप से हम बताते हैं कि ये काम कितनी आसानी से होगा, कितनी कठिनता से होगा, जी। ये काम बिल्कुल नहीं होगा, ये कुछ प्रयासों से हो जाएगा। जी। तो ऐसे हर शक्ल अपने आप में एक पूरी स्टोरी है। तो हमें एक बार 16 शक्लों का नाम पता लग सकता है जो फेमस हो। हाँ नहीं नहीं, फेमस तो 16 शक्ल, जैसे हमारे कान इंपॉर्टेंट है, आंखें इंपॉर्टेंट है, नाक इंपॉर्टेंट है, तो हर शक्ल का जैसे 12 राशियां जरूरी हैं, जी। उसको आप कहीं अलग नहीं कर सकते। जी। जी। तो मैं आपको मतलब ये अरबी नाम ही बताता हूँ। लैयान हमारे शकुन पंक्ति क्रम में पहली शक्ल है जी। ना। लैयान के बाद आती है कब्जुल खारिज, जी। फिर आती है कब्जुल दाखिल, फिर आती है जमात, फिर आती है फरा, उकला। इस प्रकार से 16 शक्लें, लास्ट की आती है तरीक। जी। वो चंद्रमा की शक्ल होती है, बहुत शुभ मानी जाती है। तो हर शक्ल के प्लेनेट है और हर शक्ल के मतलब राशियां हैं, हर शक्ल की दिशा है, हर शक्ल में पूरी क्वालिटीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा चोरी किसने की, जी। तो उसका हुलिया सामने आ जाएगा शक्ल के द्वारा। जैसे छोटा कद होगा या उसके चेहरे पे, सिर पे निशान होगा, दांत टूटा हुआ होगा, गर्दन छोटी होगी, बड़ी होगी, उसका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा। तो ऐसे करके एक एक शक्ल में पूरी दुनिया समाई हुई है। तो जो मैं पढ़ाता हूँ वो शक्ल विधि है। ऐसे जैसे सुरखाव की जो मैंने बात की वो तत्व विधि है। तो हर शक्ल में आपके मतलब चार तत्व होते हैं, उसमें कुछ बंद होते हैं, कुछ खुले तत्व होते हैं। तो सारा तत्वों से सारा हिसाब किताब है। आपको अगर रमज समझना है ना, इस शक्लों पे भी नहीं जाते, उससे थोड़े बैकग्राउंड में जाते हैं। देखिए, प्रकृति हरदम संवाद करती है हमारे बिल्कुल, और प्रकृति के संवाद को अगर आप पकड़ लोगे ना, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आदमी जितना सेंसिटिव, जितना मेडिटेटिव, जितना ईश्वर के नजदीक, जितना मंत्र जाप किया हुआ व्यक्ति होता है, वो उतना ज्यादा मतलब आपके संकेतों को पकड़ लेता है। सही। अब इसको थोड़ा सा मैं और एलोबरेट करता हूँ और फिर रमल पे आता है, तब आपको शक्लों में असली इंटरेस्ट आएगा। जब तक हमें बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो कैसे बोलेंगे हम लोग। सही बात है। तो हमारे ज्योतिष में भी सिद्धांत संहिता हो रहा 3 पक्ष है। सिद्धांत आपका सौर सिद्धांत है जो बहुत कठिन है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड का ग्रह कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, उसकी पूरी गणित है। उसके बाद संहिता खंड है।
होरा हम लोग बात करते हैं कुंडली देखने की, जिसको अहोरात्रि से बना कि प्रिडिक्शन पार्ट है। मतलब आपका दिनमान कैसा है और उसके दिनमान बहुत अच्छे हो गए, वो बर्बाद हो गया, तो हम दिनमान की जो बात करते हैं वो हो रही है, मतलब अहोरात्रि से बना हो रहा कि किसका कब समय अच्छा आएगा, कब बुरा आएगा। पर जो बीच का सेक्शन है संहिता, ये बहुत विशाल है। और अगर मैं कहूँ कि मैं आज रमल पढ़ाता हूँ, मैं कह रहा हूँ संहिता का एक भी आप ग्रंथ पकड़ लो ना, आप 1000 से ज्यादा अपने मतलब कोर्स बना सकते हो, और बहुत ज्यादा। तो उसमें शकुन शास्त्र भी है। अभी आपको बताता हूँ, हर साल जयपुर के अंदर वर्षा का मतलब अनुमान लगा, अनुमान लगाए वो हर बार सत्य सिद्ध होता है। जो गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, बिल्कुल आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा की सूर्यास्त के वक्त झंडा हवा में फहराया जाता है। सम्राट यंत्र सबसे ऊपर है, ऊंचाई पे जाकर करछे है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? बृहद संहिता में, यस साईं। भद्रबाहु संहिता में मिलता है, जैन ग्रंथ है। तो इसमें बड़े मतलब बड़े अच्छे ये रहिता ग्रंथ। हर बार सही सटीक साबित होता है। तो संहिता में तिलों का महत्व, शकुन अपशकुन का महत्व, ऐसी अनगिनत चीजें हैं, अनगिनत। तो रमल भी उसी का एक पार्ट है। नहीं नहीं नहीं, अभी आ रहा हूँ उसमें बहुत अच्छे उसमें आ रहा हूँ। मेरे पास एक ग्रंथ है नारद संहिता। नारद संहिता में ज्योतिष में अगर किसी की कुंडली नहीं है, उसका पूरा निकल सकता है कि उसकी उसकी कुंडली बना सकते हैं, जातकम पूरा दे रखा है उसकी। जी बिल्कुल। किस लोक से आए हो, किस लोक में जाओगे, उसका पूरा वर्णन दे रखा है। तो इन संहिता ग्रंथों में अनमोल चीजें हैं। अथाह ज्ञान हाँ, है। अब मैं आता हूँ शकुन अपशकुन पे। जी। ये शकुन अपशकुन क्या होते हैं, हमें संकेत ईश्वर कैसे देता है, ऐसा ज्योतिषी क्या मानते हैं, उसका छोटा सा वर्णन करता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति आपको कुंडली दिखाने आया, आप भी प्रकांड पंडित हैं, ज्योतिषी हैं, जयपुर में आपका बहुत नाम है। तो अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं और बाई चांस लड़का कहता है मैं पास हो जाऊंगा, आज चलो पास वाली बातें चल रही है, तो और लाइट चली जाती है, ये अच्छा शकुन नहीं हुआ। इसका मतलब उसका रिजल्ट बिगड़ने वाला, बिगड़ सकता है। एक परिवार, एक पति पत्नी संतान समस्या से जूझ रहे हैं जी। और कई ज्योतिषियों, कई वैद्यों को दिखा चुके हैं, जी। उसके बाद आपके पास आए हैं और संतान का प्रश्न कर रहे हैं भविष्य के लिए। बिल्कुल। तभी एक मतलब माँ गोदी में बच्चे को लेकर कमरे में प्रवेश करती है, अच्छा शकुन है ना। ये मैं नहीं कह रहा, ये परंपरागत चलता आ रहा है ज्योतिष के। रामायण में, महाभारत में हुकुन का तो लगभग सभी जगह उल्लेख मिलता ना, मैं एक कहानी से रमल के शकुन पे आता हूँ, जो आप जानना चाहते हो। उत्तर मतलब घुमा फिरा के जरूर कर रहा हूँ, परंतु उत्तर से सब संतुष्ट जरूर होंगे। है। जी जी। एक पंडित जी थे, और वो ज्योतिष पढ़ा रहे थे जी। और ये कहानी कृष्णमूर्ति पद्धति, जिन्होंने के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने लिखी, उसका थर्ड रीडर है। 2 रीडर में गणित है, थर्ड रीडर में उनका फलित शुरू होता है। उसमें एक कहानी है और बड़ी प्यारी कहानी है। जी। और ये शायद सबको आनंद आएगा इस कहानी के अंदर। तो वो पंडित जी पढ़ा रहे थे बच्चों को। पढ़ाते वक्त क्या हुआ कि ज्योतिष पढ़ा रहे थे, तभी एक व्यक्ति अंदर एंटर किया दरवाजे के अंदर, और परेशान था बहुत ज्यादा। उसने कहा खूब पढ़ा लिया, अभी मेरी समस्या का हल करो, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं, क्या हुआ? कहते मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया। जी। और पत्नी गुस्से में घर छोड़ के चली गई। अब जिस जमाने की घटना है, उस समय तो मोबाइल भी नहीं होते थे, है ना, सीसीटीवी भी नहीं होते थे, क्योंकि के.एस. कृष्णमूर्ति जी की मृत्यु 72 में हुई है। जी। और किताबें उन्होंने उससे 10 साल 15 साल पहले ले हुई की थी, बहुत पुरानी। तो 60s के जमाने के शायद किताबें होंगी, 50 से 60 के दशक की साल की। तो पत्नी नाराज होकर चली गई। तो ये सब वो अभी पूछ ही रहा था, तभी पंडित जी की खुद की पत्नी कमरे में प्रवेश करती है। कहती आज भोजन नहीं मिलेगा। पंडित जी ने, क्या हुआ? कहती मैं कुएं से पानी निकाल रही थी, निकालते वक्त आधे रास्ते में रस्सी टूट गई। जी। और पानी, वो बाल्टी जाके कुएं में गिर गई, नीचे गिर गई। अब पानी नहीं मिलेगा तो घर का खाना पाना सब बंद हो जाएगा, तो मेरा हल करो, सब कुछ छोड़ो, पढ़ाना उड़ाना। तो पंडित जी हंसे। उन्होंने स्टूडेंट से पूछा, बताओ इसकी पत्नी वापस आएगी कि नहीं आएगी? बोले एक संकेत मिला, जी जी। उस संकेत का डिकोड क्या किया आपने? तो बच्चों ने कहा साहब तलाक होता दिख रहा है, रस्सी टूट गई, बाल्टी गिर गई, तो बड़ा तलाक के संकेत दिख रहे हैं। पर उसमें आप जैसा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, मतलब सुधाकर जैसा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो अद्भुत था। उसने कहा नहीं साहब, मेरा मत अलग है। तो पंडित जी ने कहा आपका क्या मत है? तो उसने कहा कि इसको कहो घर जाए, पत्नी घर पे ही मिलेगी, बेटी मिलेगी। तो उसने, कैसे डिकोड किया आपने? तो उसने कहा जब पानी से पानी अलग हो रहा था, पर प्रकृति ने अलग नहीं होने दिया, पानी से पानी वापस मिल गया है। तो इसका मतलब यह है कि वो गुस्से से गई तो थी, परंतु तेज वेग से वापस घर आ गई और घर पे मिलेंगी। तो अब घटना एक है, डिकोडिंग अलग 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 है। रमल में बस ये एक चमत्कार है कि हम, क्योंकि अनाड़ी लोग हैं, बहुत ज्यादा कई बार डिकोडिंग गलत कर देते हैं। बिल्कुल। और कई बार हम स्थिति को भाप नहीं पाते। जी जी। जब ईश्वर हमें संकेत दे रहा होता है, हम उसको नहीं भाप पाते। तो उस वक्त रमल बड़ा चमत्कारिक है। जी। रमल में जो डॉट और लाइन का संकेत आता है, हमें उसे डिकोड करना होता है मात्र। बस मतलब आपको रमल सीखना है तो वो डिकोडिंग है, आप सीख गए तो अच्छे रमल शास्त्री पा सकते हैं आप। परंतु वो
पासे कैसे गिरेंगे वो हमारे हाथ में नहीं है, नहीं है। वो प्रकृति उत्तर देता है। उत्तर यहाँ भी प्रकृति दे रही है, बस डिकोडिंग की एक कैलकुलेटिव विधि है और उससे हम उत्तर देते हैं और हम कॉन्फिडेंस से कहते हैं ये काम होगा या नहीं होगा, स्त्री घर पर आएगी या तलाक होगा। बिल्कुल। वो हम डिकोड करते हैं, वो एक बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। जी, बहुत बढ़िया। तो आप अपने साथ रमल के पासे लाए हैं, तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को कैमरा में आप दिखाएँ कि ये पासे कैसे होते हैं और जैसे आप अपने हाथ में लेंगे। ओके, अब हाथ में लेकर के तो मैं कोशिश करता हूँ कैमरे के आगे करने की, पर मैं इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये पासे स्पेशल है, मतलब ये लूडो वाले पासे नहीं है। ये पासे स्पेशल इसलिए है कि इसमें 1 2 3 4 नहीं है। इसमें जैसे ये पासे में अगर यहाँ 4 है तो इसके बिल्कुल पीछे 2 होगा और इसके दोनों फलक पे 3-3 होंगे। तो ये 1 2 3 4 नहीं है और अगर इस विधि से ये पासे नहीं बने तो उत्तर भी नहीं मिलेंगे। ये पासे अष्टधातु के हैं। अष्टधातु का मतलब होता है 9 ग्रह। इसमें पारा जो है वो राहु केतु को सम्मिलित रूप से डाला जाता है, जो कि डिसअपियर हो जाता है, अग्नि में वो वाष्पित हो जाता है। और बाकी 9 ग्रहों मतलब 7 ग्रहों की 7 धातुएं हैं और वो धातुएं वैदिक के अनुसार नहीं, रमल के अनुसार है। क्योंकि वैदिक के अंदर तो हम सोने को सूर्य और बृहस्पति दोनों से जोड़ते हैं, बिल्कुल। चांदी को हम चंद्रमा और शुक्र दोनों से जोड़ते हैं, पर यहाँ पर अलग है। यहाँ पर बृहस्पति की धातु पीतल है और सोने की धातु सूर्य है। सूर्य की धातु सोना सोनो है। कि ऐसी चंद्रमा की आपकी चांदी है, परंतु शुक्र की रांगा है। अच्छा, रांगा। रांगा है। इस प्रकार से इसमें अष्ट धातु डलती है और ये अष्ट धातु और 9 मतलब जिसमें पारा को मिलाकर और उससे ये पासे बनते हैं। इसमें हमारे 9 के 9 ग्रह सम्मिलित होते हैं और इस साल में एक ही दिन बनते हैं। तो ये जो पासे बनाए जाते हैं, क्या सिर्फ अष्ट धातु से ही बनाए जाते हैं या और भी धातु या किसी और वस्तु से इनका निर्माण किया जा सकता है पासों का? जब मैंने रमल करना शुरू किया तो इस पूरे सफर में मुझे कई तरह के पासे मिले। जयपुर में ही एक मंदिर है, फेमस मंदिर है। उनके एक पुजारी मेरे पास आते थे, नाम मैं नहीं ले रहा क्योंकि किसी का नाम लेना उचित नहीं है। तो वो मुझे कहते थे कि उनके दादाजी के पास हस्त मतलब ये हाथी दांत के पास सारड़े हुआ करते थे। तो ये तो मैंने एक व्यक्ति से सुना। दूसरा, एक जबलपुर से एक लड़का मुझसे पढ़ने आया था, उसके बाद भैंसे के सींग के पास से थे, है ना। तो मेरे को उसके वेराइटीज दिखी हैं और भी, पर ये जो अष्टधातु के पास है ज्यादातर ग्रंथों में इसी का जिक्र है और इसका वेट भी फिक्स है। अच्छा, वेट भी। हाँ, वेट भी फिक्स है। और अगर कोई व्यक्ति गरीब हो, सोना चांदी नहीं डाल सकता हो, इतना कलिष्ठ काम नहीं कर सकता हो, तो उसमें भी एक सुविधा दी है कि अगर आपके पास अष्टधातु नहीं बना सकते तो आप पीतल को प्रमुख धातु बनाकर भी पासे बना सकते। पीतल का लीड करे, पीतल को ज्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, ये पासे आपने जो दिखाई स्क्वायर में है, लेकिन मैंने कई बार देखा है कुछ लंबे पासे भी होते हैं, लंबे। तो पासों का क्या शेप भी अलग अलग होता है रमल में? देखिए, जो मेरे पास है अभी जो मैंने दिखाया है वो तो साई स्पानी सब कुछ ग्रंथ के अनुसार है जी। जो ग्रंथों में लिखा है। और ग्रंथ इसके बहुत सारे हैं। रमल नवरत्न है, रमल आपका रहस्य मैंने आपको बताया था। ऐसे एक लंबी लिस्ट है ग्रंथों की और ईश्वर कृपा से मेरे पास करीब 35 से ज्यादा मूल ग्रंथ अवेलेबल है मेरे पास है रमल के। कुछ का अनुवाद नहीं हो पाया, कुछ का अनुवाद किया, कुछ पर मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पासों की जो गणित है ज्यादातर ग्रंथों में ये है, परंतु जैसे आप देखो मतलब कुछ लोग मतलब कुछ जगह की अपनी स्पेशलिटीज होती हैं जी। जैसे आका तीज है, हमारे राजस्थान में उसमें शादियां होती हैं अक्षत पर बाकी जगहों पे दूसरे तरीके से उसको अपनाया जाता है। जयपुर में अगर हम बात करें या राजस्थान में बात करें, बुधवार को गणेश जी के मंदिर में भीड़ लगती है। परंतु अगर आप जो गणेश जी को मानने वाला अगर स्टेट देखे तो महाराष्ट्र है। अगर माँ काली को मानने वाला बंगाल है, मतलब उसके लिए फेमस है। ऐसा नहीं कि मानने वाला तो मतलब हम सबके मन में सब लोग मानते हैं, परंतु जो विशेष रूप से उसके उनकी मतलब ज्यादा महत्ता करते प्रतीत होते हैं स्टेट, तो उसमें वहां मंगलवार को भीड़ लगती है। तो कई बार कुछ लोग जगहों पे, छोटी जगहों पे या बड़ी जगहों पे एक उनकी अपनी प्रचलित मान्यताओं के अनुसार चीजें लोकाचार आ जाता है। तो लोकाचार। तो ऐसी रमल के अंदर भी अनेक मतलब आपको स्पेशलिटीज दिखेंगे। ये जो 35 ग्रंथ है इनमें विधियां भी अलग अलग है जी। तो जब अगर हम बात करते हैं तो जब विधियां अलग है तो पासों की गणित भी अलग हो सकती है, और ज्यादातर पासों का जो स्टैंडर्ड है वो यही है। और इसमें भी 21 मार्च फिक्स है जी। मतलब इसके अलावा कोई दूसरा दिन नहीं हो सकता। 21 मार्च जब दिन रात बराबर होते हैं बिल्कुल तभी, और वो भी उत्तरायण में। बिल्कुल। इसमें क्या है, 21 मार्च से 2 दिन, साल में 2 दिन आते हैं दिन रात बराबर होता है। 1 सितंबर होता है, चाहे 23 सितंबर होता होगा। 21 मार्च ही क्यों? सायन सूर्य मेष में प्रवेश करता है। जी जी। हमारे निर्यन में तो डेट बदल जाती है, हमारे 14 अप्रैल के आसपास होती होगी, पर सायन सूर्य 21 मार्च को मेष राशि में प्रवेश करता है। दिन और रात बराबर होते हैं, उस दिन इनका निर्माण किया जाता है। बिल्कुल। तो भाई देख लो, रमल के ऊपर मैं समझता हूँ कि मैं खुद इस ज्योतिष
मैंने पढ़ा है और इस प्रोफेशन में पिछले कई सालों से हूँ। रमल पर इतनी बेस्ट जानकारी मैंने आज तक ना सुनी है भाई, कोई मुझे इतना ज्ञानी व्यक्ति नहीं मिला है। तो अनुपम जी ने बहुत अच्छी पुस्तक भी लिखी है रमल ज्ञान के नाम से, उसका भी आपको यहाँ पर परिचय बताया जाएगा। आप चाहे तो मंगवा सकते हैं इससे रमल, इनसे रमल सीख भी सकते हैं। पर अभी तक तो देखो आप रमल की हमने सामान्य बात कर ली, अभी रमल पर थोड़ी सीक्रेट बात करते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई विद्यार्थी आए, जैसे मैं ही आपके पास आया और मैंने रमल सीखा। अब मान लो मैंने जो है रमल भी सीख लिया, पासे भी बना लिए, जो नॉलेज होती है इसकी 16 शक्लों की, ग्रहों की, तत्वों की, वो सारी जानकारी मैंने मिक्स करके रमल सीख लिया। हाँ जी। अब एक बात बताइए कि सीखने के बाद में मैंने पासा डाला, जो पासा फेंक के आप भविष्य बताते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हर व्यक्ति उसको जो है प्रॉपर तरीके से जो है प्रेडिक्शन कर पाएगा। तो आपका क्या प्रेडिक्शन के पीछे का सीक्रेट क्या होता है? मतलब जो कहते हैं ये अच्छा रमल आचार्य, या रमल में मेन प्रेडिक्शन का सीक्रेट क्या मानते हैं आप? देखिए, रमल एक प्रश्न शास्त्र है जी। और प्रश्न शास्त्र में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। चमत्कार एक होता है, मतलब जन्म पत्रिका में पास पे फ्यूचर सब कुछ बोल सकते हो, पर रमल में जो प्रश्न करता है वो ईमानदार होना चाहिए और जो उत्तर देने वाला है वो भी ईमानदार होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर दोनों में कुछ गड़बड़ है तो वो कुंडली खारिज हो जाती है। आपको मैं इधर बताता हूँ, कोई सीक्रेट नहीं है। अगर मैं मेरे से जो व्यक्ति सीख रहा है तो वो अगर मान लीजिए, चलो मैं अधूरा इंसान हूँ पर मेरे गुरु पूर्ण थे, ऐसा मैं मानता हूँ। और अगर मेरे गुरु गुरु भी अधूरे हैं तो उनके गुरु पूर्ण थे, अगर वो भी अधूरे हैं तो उनके गुरु पूर्ण थे। तो ये जो क्रम चलता है चैनल, वो अंत में खत्म होता है भगवान शिव पर। तो एक्चुअल में शिव के द्वारा ये चैनलाइज हो जाता है। जी। तो जब मुझसे किसी ने रमल सीखा, मंत्र लिया रमल का, रमल का एक मंत्र होता है, वो एकदम से भगवान शिव से चैनलाइज हो गया। अच्छा, मतलब उसको शिव साधना करनी ही पाएगी। वो शिव से चैनलाइज हो गया। उसके बाद उत्तर चमत्कारी रूप से आते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे मेरे पास चमत्कार के उत्तर हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मैं कई बार मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि ये कैसे हो गया। मतलब ऐसा होता है कि अहमदाबाद में 60-70 स्टूडेंट थे, ज्योतिष के स्टूडेंट्स थे। वहाँ मुझे रमल बताना था, मुझे इनवाइट किया गया था। और वहाँ पर क्योंकि स्कूल ही था ज्योतिष का, तो वहाँ पर जब मैं उत्तर दे रहा था तो उनकी कुंडलियाँ मुझे नहीं पता थी बच्चों के। तो जैसे किसी का मंगल की शक्ल आई, उसके मंगल की दशा चल रही थी और चला इतनी सिमिलरिटी संभव नहीं है। आप मुझसे चाह रहे थे कि कोई ऐसा कोई सीक्रेट, मैं लोग कहते हैं बदमुट्ठी लाग के खुली मुट्ठी खाक के, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैंने मुट्ठियाँ खोल रखी है। रखी आप मैंने पूरा ज्ञान हमें कभी किसी स्टूडेंट से कुछ छुपाया नहीं है। हाँ, पर ये है कि रमल में ऐसे सीक्रेट्स कुछ है। मेरी पुस्तक के अंदर एक चैप्टर है, उसमें सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो कैसे रिवील करना है, आज आके उस ग्राहक कितने आएंगे और वो पैसा देंगे कि नहीं देंगे, ऐसे प्रश्न भी ले रखे हैं मैंने इसके अंदर प्रैक्टिकल। क्या बात। तो ऐसा नहीं है कि सीक्रेट्स मैंने सारे खोल रखे हैं, पर अभी एक नई किताब और लिख रहा हूँ, उसमें जो सीक्रेट्स होंगे वो इसमें नहीं है। तो उस पर भी मेहनत कर रहा हूँ। के अनुभव भी अनुभव के आधार पे एक बिना जाने भी मन में क्या चल रहा है, यहाँ तो चलिए गणित है, सिर्फ कुंडली को देखने मात्र से उत्तर दे दो, वो भी मैंने एक विधि निकाली है और वो बहुत जल्दी मैं प्रकाशित करूंगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और बताएं, जैसे जब कोई ज्योतिष सीखता है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई भगवान सूर्य का और भगवान गणपति का आप आराधना करो, क्योंकि भगवान सूर्य ये सूर्य से संबंधित विद्या है, बिल्कुल और भगवान गणपति क्योंकि वो वाणी के कारक हैं। बिल्कुल। ऐसे ही जब कोई रमल विद्या सीख रहा है तो आप वो जो भी आपका स्टूडेंट है उसको आप कौन से देवी या देवता या कौन से मंत्र का आराधना करने के लिए आप बोल? हाँ, इसमें हमारा एक बड़ी अच्छी चीज है कि अगर आपकी स्वयं की साधना माँ गायत्री की है तो उससे भी ये चमत्कार दिखाने लग जाता है। लेकिन ये ये बड़ी बात है। तो हर व्यक्ति तो नहीं कर सकता। एक एग्जांपल दे रहा जी। हूँ। आपके कोई दीक्षा गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है, मान लीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हाँ। वो ये उससे भी ये चमत्कार दिखा सकता है। पर क्योंकि रमल का अपना जो प्रोटोकॉल है जो आप मुझसे जानना चाह रहे हो वो मैं आपको बताया था। उसमें गणपति को प्रथम रखते हैं, फिर भगवान शिव को रखते हैं, फिर जो इसका मूल मंत्र है वो बड़ा चमत्कारिक है। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, जितने तंत्र ग्रंथ है संसार में, उसमें क्या होता है कि हम एक तो ऋषि होता है हर तंत्र ग्रंथ का, उसका ध्यान न्यास होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मार्कंडेय ऋषि का दुर्गा सप्तशती है, तो वो ऋषि को भी नमस्कार करता है और ऋषि आशीर्वाद देता है। बिल्कुल। है ना। आज तुलसीदास जी का हनुमान चालीसा है, तो तुलसीदास जी का तब्बल उसमें है, वो संस्कृत में नहीं है परंतु वो अवधी भाषा में है, पर उसमें उनका तब्बल है। वाल्मीकि जी का संस्कृत वाली रामायण में तब्बल है। तो हर ऋषि का तब्बल उसके साथ होता है। तो जब हम किसी का करते हैं, ऋषि का ध्यान न्यास होता है, फिर उस देवता का ध्यान न्यास होता है जिसका मंत्र है। इसके मंत्र में बड़ी मजेदार बात है, 2 देवियों का जिक्र आता है। हाँ, ये तंत्र ग्रंथों में नहीं मिलेगा, आपको रमल ग्रंथों में मिलेगा। और 2 देवियां भी कौन सी है? 2 देवियां, एक तो आपके 10 महाविद्या
में मातंगी देवी का मंत्र है, बिल्कुल बिल्कुल, मातंगी देवी। और आपको मैं इधर बताऊं, जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें हमारे देवी देवताओं में भी दो रूप है। एक मतलब उग्र स्वरूप वाली देवी देवता है, एक सौम्य में है, बिल्कुल। अब जैसे माँ काली है, छिन्न मस्तका है, धूमावती है, ये उग्र रूप है। इनसे अगर कोई गलती भी हो जाए तो क्षमा नहीं है। एक गृहस्थ व्यक्ति, एक रमल में एक बड़ा लोगों ने चलाया था कि गृहस्थी नहीं कर सकता लोगों का, ये सब गलत है। मातंगी देवी गृहस्थों को आशीर्वाद देती है, ये एक सौम्य देवी, बिल्कुल ठीक है ना। तो एक तो महाविद्या की मातंगी देवी मंत्र के अंदर आशीर्वाद दे रही है। और एक बड़ी मजेदार बात यह है, जिन देवियों के शायद हमने मंदिर शायद नहीं देखे, मैंने तो नहीं देखे, होते होंगे, जो हमारे नवरात्रों की 9 देवियां होती है जी, नव दुर्गा। हाँ, ब्रह्मचारिणी से लेकर सिद्धिदात्री तक, नव दुर्गा बिल्कुल बोल। उसमें जो चौथे नंबर की देवी है, वह चौथे नंबर की देवी, क्योंकि हमारे जो 9 दिन होते हैं वो सिद्धि के होते हैं जी, और लास्ट देवी को सिद्धिदात्री का है। बिल्कुल। तो हमारे मतलब 7 चक्र और 8 चक्र अलग अलग जगह माने जाते हैं। तो जो लोग 7 चक्र मानते हैं वो अष्टमी पूजते हैं, और जो लोग 8 चक्र मानते हैं वो नवमी पूजते हैं ना। अलग अलग भारत देश में कुछ लोग अष्टमी करते हैं, कुछ लोग नवमी करते हैं। तो इसमें क्या है, जो मध्य की देवी है चौथे दिन की कुष्मांडा देवी है। जी, बिल्कुल। तो इसका जो प्रॉपर मंत्र है सिद्धि का, वाक सिद्धि का, जो मतलब उसमें कुष्मांडी देवी और मातंगी देवी दोनों का जिक्र आता है, क्या बात। और दोनों का आशीर्वाद मिलता है। तो ये समझ लीजिए कि जब हम कोई काम करते हैं जोर शोर से करते हैं, फिर हम डाउन होते चले जाते हैं और एंड में हम उसके मतलब एंड तक नहीं पहुंचते। तो हमारे मध्य में अगर कोई ताकत दे दे, तो यहाँ पर ये जो देवी है मध्य की देवी है, नवरात्रों में चौथे दिन की बहुत कुष्मांडा देवी, ये आपकी साधना में एनर्जी देती है और आपको मातंगी से आशीर्वाद। क्या बात है, इतना बड़ा सीक्रेट आपने बता दिया। भगवान गणपति, भगवान शिव, माँ कुष्मांडा और माँ महात्मा, भाई 4 की अगर आपने साधना की और रमल सीख लिया, और रमल तो समझ लो आप रमल के बहुत अच्छे ज्ञाता बन गए। चलो, बहुत अच्छी आपने बात बताई। आपने रमल स्टार्ट करने का सीक्रेट भी हमें बता दिया, रमल की बेसिक नॉलेज भी बता दी। अभी मैं एक प्रश्नकर्ता बन जाता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लो, पहले तो ये बताएं कि इसमें जो पासा है हमेशा जो रमल शास्त्री होता है वही फेंकता है, या जो प्रश्न पूछता है उसके हाथ से आप फेंकवाते हैं? रमन शास्त्री फेंकता है, परंतु प्रश्न कर्ता भी फेंक सकता है। अच्छा, दोनों तो उसमें एक दिक्कत है, हम क्यों खुद फेंकते हैं, उससे क्यों नहीं फेंकवाते। वैसे फेंकना शब्द गलत है, डालना हम शब्द इसका सही वर्ड है, क्योंकि फेंकना शब्द एक नेगेटिव है। तो हम जब पासों को डालते हैं जी, तो अपने क्लाइंट से इसलिए डलवाते हैं क्योंकि वो उसको पूरा एजुकेट करना पड़ेगा। जी, पता लगा वो हमारी टेबल से बाहर जा रहा है, जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम अभ्यस्त है, तो हमारे हाथ से पासे बिल्कुल सही तरीके से गिरते हैं। और जो मेरे स्टूडेंट होते हैं उनको भी 1-2 दिन लगते हैं उस तक पहुंचने में, पासे को तरीके से बिल्कुल बिल्कुल डालने के लिए। डालने के लिए। तो वो अभ्यस्तता हमारे में है, इसलिए हम डालते हैं। और हम क्या करते हैं, उसका तरीका है, पासों को अपने हाथ में लेते हैं और प्रश्नकर्ता उनको छूकर प्रश्न करता है। जी, तो जब वो छूकर प्रश्न करता है तो पासों में वो प्रश्न चले जाता है। उसके बाद हम ऐसे करते हैं। अब ये जो करने का तरीका है, ये सीक्रेट है जरूर। जी, इसमें हम एक स्पेशल शक्ल बनाते हैं जिसको मैंने लयान बोला है। लयान शक्ल बहुत शुभ शक्ल है। उसको छूते हैं और उसके बाद हम उसको ऐसे करते हैं। जी, ये क्यों करते हैं इसका उत्तर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए लोग जैसे ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, तो शफल करते हैं। जी, जैसे हर एक के पास मतलब अलग अलग पत्ते हैं, कोई रैंडम आए, बिल्कुल। कोई मतलब मशीन हिसाब से ना आए। जी, तो हमने क्योंकि एक शक्ल बना रखी है इस पे, जी, उसी को हम हटाते हैं एक तरफ भी। और जब हम हटाते हैं तो उस समय का सीक्रेट स्टूडेंट्स को देता हूँ, है ना। वो हम अपने मन से कुछ जुड़ते हैं, कुछ 3-4 चीजों के लिए जुड़ते हैं। कहने का मतलब क्रॉसिंग वर्ड में, या अपने इष्ट को हम सिग्नल देते हैं। सिग्नल देते हैं। वो सिग्नल देने के समय हम ये करते हैं। जी, तो वो सिग्नल अगर गलत गया तो उत्तर भी गलत आता है, बिल्कुल। सिग्नल सही गया तो उत्तर भी सही आता है। जी, तो पासे डालते वक्त जो शफलिंग करते हैं, शफलिंग करते वक्त हमारे मन में कुछ चल रहा होता है। बस वही इसका सीक्रेट है हमारे रमल का। ओके। आपने देखिए बहुत अच्छी बात बताई कि कैसे जो है वो पासा डाला जाता है। प्रश्नकर्ता भी डाल सकता है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, उन्हें उसे मर्यादा नहीं पता होती है, ये बात है। अब मैं आपसे एक और सीक्रेट पूछना चाहूंगा रमल का, कि मुझे रमल के आप 2 बातें बताएं। जो आप पासे डालते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की शक्लें बनती है। एक तो मुझे आप वो बताएं कि जैसे हम ज्योतिष में बोलते हैं कि भाई अष्टम भाव है, नेगेटिव है, लेकिन असल में नेगेटिव नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं, पॉजिटिव भी होता है। ऐसे ही पिछले दिनों में एक जो है अपने टेरो कार्ड पे हम कर रहे थे प्रीति जी के साथ में एक पॉडकास्ट, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो डेथ कार्ड होता है हमेशा नेगेटिव नहीं होता, परिवर्तन का कारक होता है। ऐसे इसमें आपका कोई टॉप सीक्रेट्स की ये शक्ल अगर आती, दुनिया नेगेटिव बोलती नहीं, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है, ऐसी कुछ शक्लों के कॉम्बिनेशंस के बारे में जानकारी हमें। एक्चुअल में 16 शक्लें अपने आप में यूनिक है, और हर शक्ल का एक प्लेनेट है, हर शक्ल की अपनी एक राशि है,
हर शक्ल का अपना अपना रोल है, वो हमारे उत्तर को प्रदर्शित करता है वो शक्ल, है ना? तो इसलिए इसमें कुछ जैसे हमारी 12 मैंने तब भी शॉर्ट उत्तर देता, पूरा दे देता हूँ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा है। जी। यहाँ पर प्रश्नानुसार उसकी क्वालिटी बदल जाती है, अच्छी बुरी। जैसे मैं बोला डेथ कार्ड, डेथ कार्ड का मतलब एक चीज समाप्त हो गई और नवीन का सृजन हो गया, शायद ये मतलब रहा होगा। टैरो का मैं हूं नहीं व्यक्ति, वो परिवर्तन, हाँ परिवर्तन का मतलब एक चीज समाप्त हो गई, डेथ मतलब समाप्त हो गई, आपकी नई चीज शुरू हो गई। जी, जी। इसका आशय मैंने ये निकाला। बिल्कुल। यहाँ पर फिर भी प्रश्नों के कुछ क्वालिटीज होती है। हमारे यहाँ पे प्रश्नों के प्रकार है 3 प्रकार के, उसमें वो सेम शक्ल का मतलब बदल जाता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे लोन लेना है, ये एक अलग क्वालिटी का प्रश्न है। क्या मैं लोन चुका पाऊंगा, ये अलग क्वालिटी का प्रश्न है। ये एक प्रश्न है हमारे, इसको बोलते हैं निर्गम प्रश्न, और जो लेने का प्रश्न है उसे बोलते हैं आगम। और एक होता है मतलब सतत प्रश्न, जो निश्चल प्रकार बोलते हैं। जैसे क्या मेरी शादी बनी रहेगी, बिल्कुल। क्या मेरी नौकरी बनी रहेगी, वो एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। जी। तो कंटिन्यूटी, इनकमिंग और आउटगोइंग, जी। जैसी प्रश्न का प्रकार बदलता है, हमारी उस शक्ल का मतलब बदल जाता है। मतलब एक ही शक्ल एक प्रकार के प्रश्न में यस है, और एक ही शक्ल एक ही प्रकार के प्रश्न में नो है। अब प्रश्न कैसे पूछा उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक पिता ने पूछा, मेरी बेटी विदा कब होगी, ये आपको बेटी के दूर जाने का संकेत दे रहा है। और एक बेटी ने पूछा, मेरे को दूल्हा कब मिलेगा, ये मतलब उसके जीवन में कोई व्यक्ति आने का संकेत मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा मतलब टेक्निकल है रमल। तो रमल में शक्ल की क्वालिटी है, पर वो शक्ल की क्वालिटी का उत्तर बदल जाता है उस क्वेश्चन की टेक्निक से। मतलब आपके मुख से प्रश्न कैसे निकला। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रश्न कुंडली देखते हैं, तो प्रश्न कुंडली में तो हम कई बार प्रश्नकर्ता को ये भी नहीं बोलते तू प्रश्न बता, लेकिन रमल में आप पहले प्रश्नकर्ता से प्रश्न पूछते हैं, हाँ जी। उसके बाद आप उत्तर देते हैं। हाँ, ये वो प्रश्न के उत्तर मिलते हैं, परंतु हम उसको रेगुलर प्रैक्टिस में यूज नहीं करते, क्योंकि व्यक्ति भी अपने किसी प्रश्न के लिए आया है जी। निश्चित रूप से। और वो यहाँ पर प्रति प्रश्न के हिसाब से ज्योतिष चलता है जी। है ना। तो यहाँ पर हम जो जन्म पत्रिका इतना नहीं, हम मल्टीपल क्वेश्चंस के उत्तर दे रहे हैं। तो जब प्रश्न कर रहे हैं तो उसका स्पेसिफाइड उत्तर देने के लिए उससे प्रश्न लेते हैं, उसको हम अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं उसका आंसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात बताई। अब कुछ प्रश्न है, जैसे मान लो मैं आपके पास आया और मेरी जॉब नहीं लग रही, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने कहा अनुपम जी, मैं आपसे परामर्श लेना चाहता हूँ। मैं आया, आपने जैसे जो आपकी प्रक्रिया, हाथ लगवाया, पासा ऐसे करके आपने डाला। अब उसमें आप बताएँ कि मैंने पूछा कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, लगेगी क्या? तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं कि आप बोलते हो यस जल्दी लगेगी, या किसी में संघर्ष दिखाता है और किसी में दिखाता है नहीं लगेगी? क्या कॉम्बिनेशंस है वो? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपको मजेदार बताता हूँ, आपने तो ये प्रश्न किया, मैं तो उसके टाइम कैलकुलेटर का बताता हूँ। जी। अभी जो लास्ट बैच मेरा चला, उसका व्हाट्सएप ग्रुप है, पॉडकास्ट के बारे में आप दिखाऊंगा। एक मेरा स्टूडेंट है जिसने अभी सीखा है, जस्ट सीखा है। वो क्लास में सीखने के दौरान उसने क्रिकेट के प्रिपरेशन करने शुरू कर दिए थे। तो उसमें उसने एक प्रश्न डाला, मतलब एस्ट्रो टॉक में मेरा इंटरव्यू कितनी देर में होगा। जी। वो आया कुछ 2 घंटे का कुछ आया, वो ठीक उतने बजे ही उसका इंटरव्यू हुआ। ये उसने मतलब स्क्रीनशॉट, वो मैं स्क्रीनशॉट दे दूँगा आपको, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में उसने डाला। तो हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे वो रेगुलर काम करते हैं। अभी जो आपने प्रश्न किया, इसका उत्तर थोड़ी देर पहले मैं दे चुका हूँ। क्या होता है, शक्लों की क्वालिटीज़ होती हैं, इसका उत्तर थोड़ी देर पहले दिया था। जी। वो मैंने पास होने से दिया था। बिल्कुल। तो मतलब एक तो अच्छे नंबरों से पास हो गए, एक आप ग्रेस से हो गए। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वीज़ा के लिए इंसान गया और मैंने उत्तर दिया यस आपको वीज़ा मिल जाएगा। जी। और प्रश्न की जो एक अच्छा प्रश्न है, चलो मैं उत्तर ढंग से ही दे देता हूँ, है ना, बिना लाग लपेट के। इसमें यस नो का तरीका तो एक शक्लों की क्वालिटी से हो, पर शक्लों की क्वालिटी बताती है कि संघर्ष होगा या बिना संघर्ष के होगा। तो उसे बोलते हैं हम, एक तो होता है शक्लों का स्वरूप, और एक मतलब उसमें मैंने अपने खुद के डिकोडिंग बना रखी है स्टूडेंट्स के लिए। उसको जो सबसे अच्छे तरीके से रिजल्ट मिलने वाला है, उसको डबल प्लस बना रखा है मैंने। जी। जी। डबल प्लस का मतलब ये होता है, मेरी भाषा, ये मेरी भाषा है, ये अमल की भाषा नहीं है। ये मेरी डिजाइन की भाषा है, जी। अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। जी। डबल प्लस का मतलब, आप वहां पर वीजा की लाइन में लगे, पता लगा आपको पता नहीं था आपके चाचा जी का लड़का वहां पर है। जी। उसने आपको सुधाकर को देखा, सुधाकर का हाथ पकड़ के अंदर ले गया और काम 2 मिनट में हो गया, जिसके लिए पूरा दिन बैठना था उसे। एक व्यक्ति, ये है डबल प्लस। अगर प्लस है तो एक व्यक्ति गया, लाइन में बहुत पीछे पहुंचा था, पर तभी सेकंड लाइन लग गई, उसको सेकंड काउंटर में फर्स्ट नंबर मिल गया, है ना। ये भी उसका एक भाग गया। एक है स्लाइटली पॉजिटिव। स्लाइटली पॉजिटिव का मतलब यह है कि आप लाइन में एंड तक पहुंचे और काउंटर बंद होने से पहले आपका नंबर था, उसके बाद काउंटर बंद हो गई। जी। बिल्कुल। है ना। ये 3 प्रकार के हो गए। अब तकलीफें भी 3 प्रकार की हैं। बिल्कुल। एक है कि थोड़ी सी तकलीफ, काउंटर बंद हो गया, फिर आप
आपने कुछ लंच का 1.5 घंटा अपना बिताया और फिर आप काउंटर में लगे, ये हल्की सी परेशानी है। जी। थोड़ी ज़्यादा परेशानी का मतलब आपके कुछ कागज़ों में कुछ ऐसी गलती आई कि उन्होंने कहा नहीं अब आप पीछे हटें, बाद में लगेगा इसको ठीक करके लेकर आएँ। बहुत और बढ़िया। तीसरी परेशानी ऐसी कि अब तो आपको दिल्ली से वापस जयपुर ही आना पड़ेगा, काम है ना? वापस से नहीं काम यस के अंदर ये शाम होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, 9 में तो कोई बात ही खत्म हो जाती है। तो वो गए जयपुर आया फिर उसको 7 दिन बाद वापस से अपॉइंटमेंट मिला और फिर वो गया। तो आप परेशानियाँ कितनी झेलोगे, कितना ईज़िली काम होगा, रमल बहुत आसानी से बताता है। और नहीं बता सकता तो फिर रमल की क्वालिटी क्या है? आपका काम कैसे होगा? तो ये बाकायदा हमारे मैंने उसको अपने चार्ट एक ना चलो आपको सीक्रेट बताता हूँ। सीक्रेट आपको नहीं बता रहा, मैं सारे स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ। हमारे सभी दर्शक मैंने खुद अपने विवेक से एक डिज़ाइन किया हुआ चार्ट है रमल चार्ट। जी। वो रमल चार्ट मैं स्टूडेंट्स को अपने कोर्स किट में देता हूँ। उसमें उनको कुछ रटना नहीं पड़ता है। वो चार्ट के ऊपर ही पासे डालते हैं। उस चार्ट पर ये डबल प्लस, प्लस अब आपके लिए वो मीनिंगलेस है, ये क्या लिखा हुआ है। जी, बिल्कुल। पर मेरा स्टूडेंट जानता है कि एक इसमें एक क्वालिटी तो बताना ही भूल गया। एक ऐसी क्वालिटी है जो साधारण तरीके से होगा। जैसे सबका काम होता है वैसे आपका हो जाएगा। जी। है ना? कुछ अच्छे से होगा और अच्छे से होगा और अच्छे से होगा। ऐसी हमने करीब 7 क्वालिटीज़ बना रखी है हमने काम की। वेरी गुड। तो वो शक्लों के अनुसार पता चलता है। हर शक्ल की क्वालिटी दे रखी है। इसके अंदर और मज़ेदार बात है कि अगर मान लीजिए आप शादी के रिश्ते की बात कर रहे हैं और 3 रिश्ते आए हैं, तीनों के लिए हमने पासे डाले। जी। तो तीनों के लिए पासे डाले तो तीनों लड़कों के लिए अगर लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं, लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं, तीनों लड़कियों की जो शक्ल की क्वालिटी आएगी उससे हम बता देंगे ये सबसे अच्छा रिश्ता है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। ओके, मतलब नाम से भी कनेक्ट कर लेंगे आप उसको। बिल्कुल साहब 200%। अब जैसे मान लो कोई बीमार व्यक्ति आया या कोई कहे कि साहब ये बहुत गंभीर बीमारी, जीवित बचेगा या नहीं बचेगा, इसका आंसर भी मिल जाता है रमल? निश्चित मिलता है, निश्चित मिलता है। बहुत बढ़िया। आपको एक बात बताता हूँ, एक जोधपुर से 2 ज्योतिषी मेरे यहाँ आए, रमल पढ़ने और दोनों ऑलरेडी टीवी में आते थे, मतलब सेलिब्रिटी थे वहाँ पर। बिल्कुल। और ये बात बहुत पुरानी है, कम से कम 12 साल पुरानी होगी, 12, 13, 14 साल पुरानी होगी। तो उनमें एक महिला थी, एक पुरुष थे और दोनों मेरे यहाँ पढ़ने आए और दोनों ने मेरे यहाँ से तब मेरे पास 12-15 साल इसलिए बोल रहा हूँ, तब हमारे पास कोर्सेज़ की वैराइटीज़ थी। कॉफ़ी कप रीडिंग, है ना, पास्ट टाइम रिग्रेशन, इस तरह की चीज़ें कराते थे जो कम होते-होते अब 4 ही कोर्स रह गए हमारे यहाँ पर। तो उन्होंने हमारे यहाँ से 4-5 कोर्स किए और 4-5 कोर्स के जब जा रहे थे वो दोनों जने, तो उन्होंने रमल निकलवाया है कि हम तब उन्हें बताया नहीं था, उन्होंने कहा कि जोधपुर में हम एक वेलनेस सेंटर खोल रहे हैं। जी। जो महिला थी वो हीलिंग और टैरो जेमस्टोन्स ये काम करते थे और जो पुरुष थे वो पूजा पाठ, कर्मकांड, जन्म पत्रिका देखना ये कार्य करते थे। तो जो जेमस्टोन होते थे वो महिला बेचती थी और जो पूजा पाठ होते थे वो पंडित जी करते थे, दोनों का मिलकर बिजनेस चलता था। तो दोनों सोचा एक कंबाइन पूरा कंट्री डाल लेते हैं वेलनेस सेंटर। जब वो डाल रहे थे तो उन्होंने हमारे यहाँ आकर ये इसलिए सीखा कि 4 चीजें नहीं होंगी तो बोर्ड में अच्छा स्थान देंगे बिल्कुल ना लोगों के लिए। भाई हम 4 चीजें और जान। बिल्कुल। अब मैंने प्रश्न का उत्तर निकाला, उत्तरायण मतलब कहते हैं कैसा चलेगा, उत्तरायण नहीं चलेगा। अब क्या हुआ कि उत्तरायण नहीं चलेगा, तो पंडित जी ने बोला, मतलब मैं उनका नाम नहीं ले रहा, किसी का नाम यहाँ नहीं ले रहा। पंडित जी ने बोला ऐसा संभव ही नहीं है। मैंने क्यों? कहते हैं हमने बिल्डिंग किराए पे ले ली है, हमने 3 महीने का एडवांस देकर आए हैं, जी। बस दाते ही चालू करना है। जी, जी। तो मैंने कहा ठीक है, अब जो उत्तर आया आया, बाकी तो आपको रमल ने बता दिया। रमल ने बता दिया, आपको शुभकामनाएं। वो यहाँ से चले गए। वो आज 12-15 साल हो गए, वो शुरू नहीं हो पाया उनका। हुआ ये कि जब वो वापस वहाँ गए, तो जो महिला थी उनके हस्बैंड बीमार पड़ गए, बहुत सीवियर। वो हॉस्पिटलाइज़ रहे 6-8 महीने तक। जो व्यक्ति थे जो उनके साथ बिज़नेस कर रहे थे, क्योंकि वो पैसा अटकाना नहीं चाहते, दोनों को मिलकर खर्चा होना था, तो उन्होंने अपना मतलब वापस विथड्रॉ कर लिया। 3 महीने का जो एडवांस वापस ले लिया, कैंसल कर दिया उसे। वो मॉडिफाई सब कुछ करना था और वो चल ही नहीं पाया। उनके हस्बैंड डायलिसिस पे रहते थे। बहुत सी मतलब उनकी बहुत तकलीफ इतनी बढ़ गई थी, तो वो ज़्यादा ज़रूरी था बिज़नेस से, तो वो फिर प्रोग्राम आज तक मतलब आपका कहने का मतलब है कोई भी प्रश्न हो, स्वास्थ्य हो, करियर हो, हाँ जी। विवाह हो, XYZ कोई भी हो, कोई बालक गुम गया, मिलेगा नहीं मिलेगा, या जो भी हो, सब प्रश्नों के उत्तर रमल में बताए जा सकते हैं। प्रश्न होना चाहिए जीवन का, बिल्कुल। आप कुछ भी पूछ सकते हो। बिल्कुल। लेकिन एक बात है, देखो हर विधा जो भविष्य कथन या फल कथन या डिविनेशन की जो हर विधा है उसका एक लिमिटेशन होता है। जैसे मैं आपको ज्योतिष की लिमिटेशन बताऊं, अगर डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं मालूम है, जगह नहीं पता है, तो जन्म कुंडली नहीं बनेगी। तो जन्म कुंडली नहीं बनेगी तो कैसे भविष्य बताएंगे? इस रमल की भी कुछ लिमिटेशंस होंगी, क्या है वो लिमिटेशंस? देखिए मैं एक बात तो आपको बताता हूँ, आपका प्रश्न जो है वो एक आम आदमी का प्रश्न है और वो सबके लिए है। और चक्कर ये है कि मैं इसके उत्तर सालों से दे रहा हूँ।
क्योंकि लोग कई बार प्रश्न करते हैं फोन पर, अभी वो मेरे से पूछ नहीं रहे हैं कितने % सही है। तो मेरा ऐसा मानना है, रमन ने मुझे कभी हतोत्साहित नहीं किया, पर फिर भी मैं 100% गारंटी लेते हुए एक ह्यूमन मतलब एक सोच से मैं कभी इसको हाँ नहीं कर पाता। एक सच बात तो ये है, मेरा मानना है कि 100% तो ईश्वर है। जी। इंसान अधूरा है, अधूरा ही रहेगा, है ना? इंसान की अपनी लिमिटेशंस है। जब इंसान का खुद का समय, ज्योतिषी का खुद का समय खराब होता है, तो या किसी जैसे डॉक्टर है, वो भी सबका इलाज करता है। नरेश त्रेहन नंबर 1 है। क्या उनके ऑपरेशन से लोग मरते नहीं है? मरते हैं, बिल्कुल। है ना? उसमें मतलब कई सारे एग्जाम्पल, मेरे माताजी का ऑपरेशन उन्होंने किया था, वो जीवित नहीं बच पाए। तो कुल मिलाकर बात है कि हम उस समय नंबर 1 हुआ करते थे, हम लोग एस्कॉर्ट्स में उनसे ऑपरेशन करवाया था हार्ट का। तो कहने का मतलब ये है कि ज्योतिषी भी अपना पूरा होता है, परंतु पूछने वाला और बताने वाला, दोनों के बीच की हार्मनी का भी बड़ा अंतर होता है। मतलब इतने फैक्टर्स हैं इसके अंदर। रमन ने कभी हतोत्साहित नहीं किया, फिर मैं बोल रहा हूँ, पर किस दिन कर दिया तो फिर क्या होगा, है ना? इसलिए मैं इस बात पे कभी अडिग नहीं रहता कि 100% कुछ होता है, मैं लगता कुछ भी नहीं होता। वो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लिमिटेशंस का मतलब जैसे मैंने बताया कि भाई आपके पास कोई भी जन्म पत्री दिखाने आया, उसको डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं मालूम है, तो भाई आप कह सकते हो इसमें लिमिटेशन इतना ही है कि आप एक क्वेश्चन अगर आपने किया और जो आपने लैंग्वेज दी है उसमें ट्विस्ट नहीं कर सकते बाद में आप। जी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा क्या कभी मेरा मकान बन जाएगा, जी। तो मैं कह दूंगा हाँ या ना में उत्तर आ जाएगा। अब आप कहते हो कब बनेगा, मुझे दोबारा से पासे डालने पड़ेंगे। और अगर आपने पहले ही प्रश्न में कह दिया कि मेरा मकान बन पाएगा और बनेगा तो कब तक बनेगा, तो इसका मतलब वो जो हमने सिग्नल भेजे है ना, उसी का उत्तर उन पासों में आया है। जो सिग्नल जाएगा उसका उत्तर देगा। तो कई बार क्या होता है, इंसान आधा प्रश्न करता है, बाद में उसे पूरा करता है, तो फिर हमें वो लिमिटेशन इसमें है। और ये जो रमल में आप जो प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ये प्रश्न का उत्तर आप सुबह से शाम तक, रात तक कभी भी दे सकते हैं या टाइमिंग का भी कोई इश्यू होता है इसमें? रमल ग्रंथों में टाइमिंग का इशू है, परंतु मेरे और मेरे स्टूडेंट्स ने मतलब हर समय दिया है और सबको सही उत्तर मिले हैं। परंतु उसमें कुछ वारों का भी इश्यूज है। उसमें कहा है कि अगर मान लीजिए आंधी झक्कड़ तूफान आ रहा है तो मत देखें, सूर्यास्त के बाद ना देखें, कुछ वारों में उन्होंने मना किया है। तो जैसे आपने शुरुआत में मेरे से एक प्रश्न किया था, रमल एक अरेबिक शब्द लगता है, जियोमेंसी एक इंग्लिश शब्द लगता है, फिर आप कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करते हो? तो यहाँ पर भी ग्रंथों में कुछ तारतम्य में अंतर है, जी। है ना? वो अंतर क्या है कि सबसे बड़ा अंतर ये है कि उसमें जो मुहूर्त है, वो हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य के कुछ मुहूर्तों से मैच नहीं करते। तो उसमें मैंने थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन किया है ना? ज जो हम जिनको शुभ वार मानते हैं, उसमें उनको उन्होंने शुभ वार नहीं माना। तो कुछ तो मिक्सिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं उससे इनकार नहीं करता। मैं आपसे मतलब जो मैंने सुना था कि भाई कुछ रमलाचार्य थे, तो वो कहते हैं कि भाई सूर्यास्त से पहले-पहले हाँ, मतलब बिल्कुल, सूर्यास्त वही तो ये लिमिटेशंस था। आप सूर्यास्त के बाद देखते हैं? हाँ, मेरे स्टूडेंट्स देखते हैं और उनको उत्तर मिल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, लिमिटेशन है, खुद भी देख रहा नहीं तो मैं कभी जरूरत पड़ती है तो। आप भी सूर्यास्त के हाँ, बाद देख कभी जरूरत पड़ती है तो दिए मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परंतु लिमिटेशन है, ग्रंथों में है। मैं ग्रंथों को मतलब वो दूर नहीं कर रहा, मैं उससे नजरअंदाज नहीं कर रहा। ग्रंथों में लिमिटेशन दे रखी है, उसे मना कर रखा है, पर हम कर रहे हैं। हम उसको मतलब शायद दृष्टा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, पर कभी-कभी जरूरत पड़ती है तो हम उत्तर देते हैं और उत्तर सही मिलते हैं। तो भाई देखिए, आज के पॉडकास्ट में रमल यानी कि जियोमैंसी से संबंधित ये जो भविष्य कथन की विधा है, रमल कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों इसका ऐसा नाम हुआ, इसको जियोमैंसी क्यों कहते हैं, भारत से इसका क्या रिलेशन रहा, ये कहाँ की विद्या है, कैसे सीखी जाती, पासों का क्या महत्व है, कैसे इसका आंसर किया जाता है, कौन सी साधना की जाती है, लगभग लगभग आचार्य अनुपम जोली जी ने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। मैं समझता हूँ कि आपको जो है वो जो भी रमल से संबंधित आपके दिमाग में क्वेरी थी, तो वो सारी आज दूर हो गई है। अगर आप रुचि रखते हैं तो जरूर जो है आप आचार्य अनुपम जी से रमल सीख सकते हैं। और भाई वीडियो अच्छा लगा है ना, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं अब आचार्य अनुपम जी आपसे आग्रह करूंगा, एक पुस्तक भी आप आपकी निश्चय हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएं जो आपने लिखी है। और ये पुस्तक आप जो है अनुपम जी से मंगवा सकते हैं, उनका नंबर जो है। ये रमल ज्ञान है पुस्तक, मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, एस्ट्रोजी रेस पर। और ये पुस्तक, इस पुस्तक में भी कई पुस्तकें हैं। इसमें एक मजेदार बात बताता हूँ, मेरे पास एक ग्रंथ है रमल नवरत्न। तो उसमें एक परम सुख उपाध्याय जी ने वो ग्रंथ लिखा, और जब वो ग्रंथ लिखा तो उसका लास्ट श्लोक था कि इस संवत्सर, इस तिथि, इस वार पर मैंने ये अपना ग्रंथ संपूर्ण किया। तो अब क्योंकि ज्योतिषी हूँ और मन में ये आया कि जब ये लिखा है तो ये कब पूर्ण हुआ होगा, ये इसकी इंग्लिश डेट क्या होगी। जी। तो मैंने उसकी डेट निकाली, हालांकि बहुत पुराना ग्रंथ नहीं है। जो उसमें डेटा था
उसके हिसाब से 25 फरवरी 1811 सोमवार के दिन परम सुख उपाध्याय ने रमल नवरत्न का ग्रंथ लिखा। तो 1800 का मतलब 200 साल, 250 साल के आसपास पहले ये ग्रंथ लिखा गया था। तो कुल मिलाकर बात है कि रमल तो बहुत प्राचीन है, पर जैसे उन कड़ियों में लोग लिखते चले गए, तो मैंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में उसको सरलीकृत किया है, बहुत सरल किया है। एक बॉम्बे से एक मेरे पास संत आए थे, जो बॉम्बे में रहते जरूर है परंतु वो आंध्र प्रदेश के हैं। तो उनके पास एक तेलुगु रमल की पुस्तक थी, तो वो उनको समझ में नहीं आती थी, तो वो जयपुर आके मुझसे पढ़ के गए। उनका मतलब हजारों शिष्य हैं, वो रोज वेदांतों मतलब उपनिषदों पे बोलते हैं जी। तो उन्होंने जब यहाँ से पढ़कर गए और उन्होंने अपनी पुस्तक वापिस से खोली तेलुगु भाषा की, कहते हैं एक एक चीज समझ में आ गई। उस वही सब कुछ था जो आपने पढ़ाया, पर पहले समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने ग्रंथों को सरलीकृत करके एक तरह से पुनर्जीवन का काम किया इस रमल का। और आपको मजेदार बात बताता हूँ, कोविड से पहले, रूस यूक्रेन युद्ध से पहले मेरे यहाँ पे यूक्रेन और रूस के दोनों सम्मिलित लोग यहाँ पर पढ़कर गए मेरे यहाँ पर। और उन्होंने, जब मैं उनको ये शब्द तो याद नहीं करा सकता था, तो डॉट लाइन ही पढ़ाया मैंने उनको। तो वो अपनी भाषा में मेरे यहाँ प्रैक्टिस करते थी। महिलाएं थी, एक वेरोनिका थी, एक एना थी, ये सब यहाँ पढ़ते थे। वो अपनी रशियन भाषा में बोलते थे तोचका लीनिया, लाइन वाला लीनिया, डॉट मीन्स तोचका, रशिया के अंदर। तो वो तोचका लीनिया करके उन्होंने पूरा रमल सीख लिया हमारे यहाँ। तो अनुपम जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे चैनल पे आए, इतनी बढ़िया आपने जानकारी दी।